रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर या टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अब जिस तरह नॉर्मली गाड़ी में जैसे कार होती है, कार में इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर का काम होता है किसी भी चीज के अंदर सिग्नल जनरेट करना, ठीक है। कोई इंडिकेशन देना, कोई हिंट देना, कोई सजेशन देना, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो इसी तरह जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, इनका काम होता है आपको कुछ सजेशन देना। सजेशन किस तरह से होता है? अलर्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कोई प्रेडिक्शन हो सकती है, या किसी चीज की कंफर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स का काम होता है क्या करना, किसी भी चीज का अलर्ट देना, किसी चीज को कंफर्म करना, और उसके बिहाफ के ऊपर कोई प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्ट करना। ओके। अब मेनली अगर हम देखें तो इंडिकेटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर्स, और दूसरे वाले होते हैं हमारे लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको जल्दी सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, इसलिए उनको लीडिंग बोलते हैं। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो थोड़ा लेट सिग्नल देते हैं। लेट सिग्नल कब देते हैं? जब कोई चीज कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, कंफर्मेशन जब तक नहीं होती तब तक सिग्नल नहीं देते। लेकिन जो लीडिंग वाले होते हैं वो तुम्हें अर्ली एंट्री दे देते हैं, आपको जल्दी बता देंगे कि ये चीज होने वाली है, ठीक है। तो पहली चीज, दो तरह के इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। दूसरा काम, जो इंडिकेटर्स है उनका काम क्या होता है? इंडिकेशन देना, कोई हिंट देना, ठीक है। तो इंडिकेटर किस चीज से मिलकर बनता है? इंडिकेटर इज ए मैथमेटिकल फार्मूला, एक मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई किया जाता है किस चीज के ऊपर? सिक्योरिटी के प्राइस के ऊपर, देन वॉल्यूम, और तीसरी चीज होती है अगर डेरिवेटिव है तो ओपन इंटरेस्ट। तो टाइम फ्रेम होता है इसके अंदर, प्राइस होता है, वॉल्यूम होता है, और ओपन इंटरेस्ट होता है। इनसे मिलाकर जो है इंडिकेटर बनाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि लाइक क्या होता है, अब जो प्राइस के अंदर जो डेटा होता है वो क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज जो डेटा होता है, ठीक है। मान लो अगर हम डेली चार्ट देखें, ठीक है, तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, एक दिन का किसी भी शेयर का ओपन प्राइस क्या था, उसका हाई प्राइस क्या था, उसका लो प्राइस क्या था, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, उसके बिहाफ के ऊपर हमारे पास कुछ डेटा इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है, पहली बात, ये तुम किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, तुम डेली टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हो, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हो। उसी तरह इंट्राडे में लगाना चाहो तो इंट्राडे में भी 1 आवर का चार्ट होता है, 15 मिनट का चार्ट होता है, 5 मिनट का चार्ट होता है, 1 मिनट के चार्ट को भी लगा देते हैं। अब देखिए नॉर्मली जो इंडिकेटर्स जो है, ये सारी चीजें जो बनाई गई थी वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो अगर तुम मंथली चार्ट पे देखोगे बहुत अच्छी एक्यूरेसी होगी, वीकली पे आओगे तब भी थोड़ी अच्छी होगी। जैसे जैसे हम डेली, आवरली या फिर और मिनट से चार्ट पे आ जाएंगे तो एक्यूरेसी उसके अंदर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे 1 मिनट के कंपैरिजन में 5 मिनट का चार्ट ज्यादा अच्छा होगा, 5 मिनट के कंपैरिजन में 15 मिनट का जो इंडिकेटर होगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो अप्लाई करेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। जितना 15 मिनट के कंपैरिजन में 1 आवर का या डेली इंडिकेटर जो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक के टाइम फ्रेम को और प्राइस के डेटा को, उन सब चीजों को, वॉल्यूम को, ठीक है, इंट्रा और ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन कर कर, ठीक है, अलग अलग चीजों को मिलाकर उनको इंग्रेडिएंट बनाकर एक इंडिकेटर बना देते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर का काम क्या है? जैसे हमने बताया, उनका काम होता है अलर्ट करना, कंफर्म करना, और किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना, प्रोडिक्शन करना। तो हमने क्या करा, इंडिकेटर आपको ये अलर्ट देता है कि एक स्टॉक जो है वो अब ओवरबॉट हो चुका है, तो अब इसको ना खरीदो। तो ये तरह एक तरह का अलर्ट है। इसी तरह वो आपको अलर्ट देते हैं ओवर स्टॉक जब ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो जैसे हमारी गाड़ी में इंडिकेटर होता है, वो आपको बताता है कि फ्यूल जो है खत्म होने वाला है, या फ्यूल टैंक जो है वो फुल है, ठीक है, या फ्यूल टैंक जो है वो खत्म होने वाला है। इसी तरह स्पीडोमीटर होता है जो आपको बताता है कि गाड़ी जो है अब ओवर स्पीड हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है, ठीक है। और कम स्पीड के ऊपर होती है तो वो दिखाता है उसमें स्पीडोमीटर की आपका कितना जो है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है। इसी तरह और भी इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेटर आपको होता है लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, वो दे देते हैं। इसी तरह
मैप नेविगेशन इंडिकेटर होता है जो आपको ये बताता है कि इतने टाइम के बाद आप वहां पर पहुंच जाओगे। तो अगर आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कर रही है, तो आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो कितने टाइम के अंदर आप वहां पर पहुंच सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में वो बताता रहे कि अगर आप एक आपने मैप नेविगेशन डाल दिया तो गाड़ी आपको बताती है कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, इतने किलोमीटर के बाद आपको राइट मुड़ना है, इतने मीटर के बाद राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो ये इंडिकेटर क्या करते हैं, आपको प्रिडिक्शन भी करते हैं, कंफर्म भी करते हैं और अलर्ट भी देते रहते हैं। ठीक है। तो यहीं पर यही काम जो है हमारे इंडिकेटर्स का है। तो इसके अंदर जो मेन दो इंडिकेटर टाइप्स के जो इंडिकेटर है वो है लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। तो जैसे इनका नाम है लीडिंग, तो ये क्या करते हैं, प्राइस मूवमेंट को के ऊपर जल्दी सिग्नल जनरेट करते हैं, लीड करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। और जो दूसरे वाले हैं लैगिंग वाले, वो थोड़ा देर से सिग्नल देते हैं जब तक कोई चीज कंफर्म ना हो जाए। ठीक है। तो थोड़ा वो ट्रेंड वगैरह को फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होते हैं। ठीक है। जो लीडिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस के मोमेंटम को फॉलो करते हैं कि स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम है, अभी क्या चल रहा है। ठीक है। उस हिसाब से तो जो मेन मेन इंडिकेटर है वो है, एक आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक आपका स्टॉकेस्टिक है, इसी तरह विलियम आर है, सीसीआई है, मोमेंटम इंडिकेटर है। ये सारे आपके लीडिंग इंडिकेटर है। और लैगिंग के अंदर हमारे आते हैं एमएसीडी, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लैगिंग इंडिकेटर पढ़ेंगे। लैगिंग इंडिकेटर के अंदर जो पहला इंडिकेटर है हमारे पास, उसका नाम है मूविंग एवरेजेस। ठीक है। तो मूविंग एवरेज का मतलब है कि किसी भी प्राइस की, शेयर की, जो वो मूव कर रहा है, जैसा प्राइस जो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने की क्या स्पीड है, उसकी क्या एवरेज स्पीड निकल के आ रही है, किस हिसाब से वो मूव कर रहा है। ठीक है। तो दो तरह की हमारी एवरेजेस होती हैं, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरी होती है एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज। ठीक, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज पहले हम पढ़ते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर क्या होता है कि मान लो यहाँ पर हमारे पास 5 दिन का डेटा है। तो किसी स्टॉक का प्राइस पहले दिन 10 रुपये था, अगले दिन 11 हो गया, उसके अगले दिन 12 हो गया, उसके अगले दिन 13 हो गया, उसके अगले दिन 14 रुपये हो। तो हर रोज स्टॉक का प्राइस 1 रुपये रोज बढ़ रहा है। ठीक है। तो पहले दिन का उसका प्राइस क्या था, दूसरे दिन का क्या था, तीसरे दिन का प्राइस, चौथे दिन का प्राइस, पांचवें दिन का प्राइस। पांचवें दिन के प्राइस को हमने क्या करा, ऐड कर लिया। ठीक है। तो इनके सबका टोटल आया 60। और उसको 5, क्योंकि हम 5 दिन का डेटा देख रहे हैं, तो उसको 5 से हमने डिवाइड कर दिया। तो 60 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 12। तो इसका जो एवरेज प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 12। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है वो इस एवरेज प्राइस से ज्यादा ट्रेड कर रहा है या एवरेज प्राइस से कम ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरह हम अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे 200 दिन का मूविंग एवरेज हो सकता है, 150 दिन का मूविंग एवरेज होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो 50 दिन का, 100 दिन का, 150 दिन का, 200 दिन का मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं। इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम के अंदर है तो हम 20 और 50 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। इसके अलावा 10 और 20 का भी करते हैं, कुछ लोग 9 और 21 का करते हैं, कुछ लोग 5 और 9 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग मूविंग एवरेजेस जो है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। अब मान लो जैसे अगले दिन के 5 दिन का डेटा आता है, तो यहाँ पर देखते हैं 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14। तो ये 5 दिन का डेटा, इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो आई 60 ÷ 5 = 12। अब अगर हमने इस दिन को छोड़ दिया, अब अगले 5 दिन का देखा हमने, तो 11 प्राइस है, 12 प्राइस है, 13 है, 14 है एंड 15 है। तो अगले 5 दिन का तो 11, 12, 13, 14, 15 प्राइस का टोटल हो गया इसका 65। और 65 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो ये इसका पहले का एवरेज प्राइस आ रहा था पिछले 5 दिन का, ये रीसेंट 5 दिनों का था। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्राइस है वो पिछले 5 दिनों का प्राइस जो है वो उससे 5 दिन के प्राइस से ज्यादा है। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, मूविंग एवरेजेस का जो प्राइस है या मूविंग एवरेज है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज। ठीक है। एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज के अंदर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये जो थे पांचों दिन का, ठीक है, पहले दिन का प्राइस ये था, दूसरे दिन का प्राइस ये था, तीसरे दिन का था, चौथे दिन का, पांचवें था। तो पांचों को लिया हमने एक साथ प्लस करा और 5 से डिवाइड कर दिया, जो भी मूविंग एवरेज का प्राइस था उसको हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई जो कि पहले वाले केस में 12 थी, इस वाले में 13 थी। तो
5 दिन का एवरेज प्राइस 13 है, पहले वाले में 5 दिन का एवरेज प्राइस जो था वो 12 आ रहा था, कि एवरेज प्राइस 12 है। अब एक्सपोनेंटल के अंदर क्या करते हैं कि जैसे स्कूल में आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो रीसेंट प्राइस होते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और जो पुराना प्राइस होता है उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंशियली वेटिंग मूविंग एवरेज, इट इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द मोर वेटेज टू द रीसेंट प्राइस। तो जो रीसेंट प्राइस है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू द ओल्डर प्राइस। ओल्डर प्राइस के कंपैरिजन में रीसेंट वाले प्राइस के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो मान लो एक गाड़ी की स्पीड है, पहले वो 10 के हिसाब से चल रही थी, फिर 20 के हिसाब से चली, फिर 30 के हिसाब से चली, फिर 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम पांचों को कंबाइन करेंगे तो एवरेज स्पीड बहुत कम आएगी। लेकिन हम देखें पिछले एक एक घंटे से उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा है, या पिछले 2 घंटे की एवरेज स्पीड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो अभी राइट नाउ जो स्पीड चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर हम ज़्यादा वेटेज देंगे, और पुराने वाले डेटा के ऊपर हम थोड़ा कम वेटेज देंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो लाइन होगी, ये जो एवरेज निकल के आएगी वो थोड़ी फास्ट आएगी, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से, किस तरह से करते हैं इसको, यहाँ पर इसका ये पूरा फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, कि ईएमए करंट प्राइस माइनस ईएमए प्रीवियस इंटू मल्टीप्लायर। तो इस अंदर क्या आता है, मल्टीप्लायर लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे दिखा रहा है, दैट मीन्स 10 पीरियड ईएमए इज इक्वल टू 18%। अगर 10 दिन का जो है, अब 10 दिन नहीं बोलते क्योंकि हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे लगाते हैं ना, तो अगर 10 दिन होगा तो 10 दिन का ईएमए हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स है 10 दिन का ईएमए जो है एवरेज उसका जो आया 18% आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, अलग अलग टाइम के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे रिसेंट प्राइस के अंदर, ठीक है। तो जो यूजर्स होते हैं, लाइक जो भी यूज करते हैं इस डेटा को, ठीक है, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग सिंपल मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। 150 दिन का मूविंग एवरेज होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। 50 दिन का मूविंग एवरेज होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें तो एक जो एवरेज होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो इसके अंदर क्या होता है, हम दो अलग अलग मूविंग एवरेज को साथ भी मिलाकर कंबाइन कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर की भी स्ट्रैटेजी होती है। तो एक तो हम नॉर्मल इंडिकेटर लगाकर देखते हैं कोई प्राइस एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। दूसरा क्या होता है कि दो अलग अलग मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखा है सिंपली मूविंग एवरेज, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 10 से 30 दिन का मूंग एवरेज ले सकते हैं, मिड टर्म से लिए 30 और 100 डेज के बीच तक का ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में 100 और 200, इस तरह का मूविंग एवरेज जो है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, और हम बढ़ते हैं आगे चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पर नहीं जाते, हम जाते हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट.com पर, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या होती है, लिमिट होती है इंडिकेटर को यूज करने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं इन्वेस्टिंग.com पर, ठीक है, इन्वेस्टिंग.com। और यहाँ पर हम आते हैं चार्ट्स के ऊपर, ओके। और टेक्निकल चार्ट्स पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं, दिस वन, और इसको हम कर देते हैं कैंडल चार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाते हैं और इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे हम, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, दो अलग अलग आ रहा है, एक मूविंग एवरेज आ रहा है और एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंटल आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम मूविंग एवरेज दोनों लगा के देता हूँ, यह है सिंपल मूविंग एवरेज और ये एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी फिलहाल जो है 9 AM में और 9 SM में दिखा रहा है। जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है उसको आगे एस नहीं लिखा, तो MA का मतलब मूविंग एवरेज है, जो सिंपल वाला है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए, ओके। तो थोड़ा इसका साइज भी बढ़ा देते हैं,
तो ये 9 मूविंग एवरेज की लाइन है और ये एक्सपोनेंटल वाले की लाइन है, ठीक है। अब अगर हम उसको यहाँ पर देखें, थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, तो इन दोनों के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है, ईएमए वाली लाइन जो है वो फास्ट चलती है, ठीक है। और एसएमए वाली लाइन जो है वो थोड़ा स्लो चलती है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ इसको, और यहाँ पर हम एक मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, और इसका जो इनपुट है उसकी वैल्यू हमने कर दी 200, ठीक है। तो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम चूज कर रखा है, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें, तो अब यह आया है 200 दिन का मूवी एवरेज, क्योंकि हम बताया कि ये यहाँ पर हम पीरियड वर्ड यूज करते हैं। तो अभी हमने डेली लगा रखा है, इसका मतलब 200 दिन का मूवी एवरेज, ठीक है। तो क्या निफ्टी का प्राइस अभी अपने 200 दिन के मूवी एवरेज से ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, ठीक है। तो एक कॉमन माइंडसेट है, ये लोग एज्यूम करके चलते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, ठीक है। तो पहली चीज तो, अगर किसी भी स्टॉक को जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, उसको बाय नहीं करते नॉर्मल केस के अंदर, ठीक है। और अगर वो 200 दिन के प्राइस के ऊपर आ गया है तो उसको बाय करा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो होगा 200 दिन। अब अगर हम इसी चीज को चेंज कर देते हैं वीकली पर, तो अब जो ये जो लाइन आएगी, ये आएगी 200 हफ्तों की। 200 डेज का जो प्राइस है, वीक का जो प्राइस है, वो क्या होगा। सेम में अगर हम मंथ कर देते हैं, तो उसका मतलब 200 मंथ का, 200 महीनों का मूविंग एवरेज कितना है। तो ये मूविंग एवरेज की लाइन है 200 महीनों की, ठीक है। तो अभी तो ये काफ़ी दूर है। अगर हम मंथली वाइज बात करें, तो इसको हम किसी स्टॉक पे लगाते हैं, लाइक मैंने इन्फोसिस पे चूज करा, ठीक है। तो अब वापस से हम आते हैं, पहले डेली पर देखते हैं। तो 200 दिन के अगर हम देखें, तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज का जो प्राइस है, उससे ये नीचे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा लोड करना पड़ेगा। जैसे हम इसको थोड़ा बैक डेटा में लेके जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे पीछे, तो ये लाइन इसकी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये आ गई लाइन, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है, सिर्फ एक एक ही डेटा हमने लगा रखा है 200 दिन का, ठीक है। तो जब जब ये लाइन 200 लाइन के जब ये ऊपर चला जाए, तो इसको बाय कर लेना चाहिए नॉर्मल केस के अंदर, दिख रहा है। तो यहाँ पर इसने इस लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर दिया, इसका मतलब यहाँ पर एक एंट्री बनी। जब इसके लाइन के नीचे जाने लगे, तो इस सेल की एंट्री बनती है। फिर यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर करा, तो बाय की एंट्री बनी। यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया, सेल की एंट्री बनी, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक को अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो अगर वो 200 दिन के प्राइस के नीचे है, तो उसको मत खरीदो, और 200 दिन के प्राइस के अगर ऊपर है, तो उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर मल्टीपल वो लगा रहा हूँ, ठीक है। ये तो 200 दिन का हो गया। तो जैसे हमने दिन लगाया, उसी तरह अगर हम और पे आ जाएं, तो ये 200 घंटे का मूविंग एवरेज है, 200 आवर्स का। इसी तरह हम आ जाए यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का डेटा है। इसी तरह अगर हम 1 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं, तो ये 200 मिनट का डेटा हो जाएगा अब, ठीक है। पिछले 200 मिनट के अंदर स्टॉक का प्राइस कहाँ मूव करा है, ठीक है। तो पीरियड का मतलब होता है वो टाइम फ्रेम जिसके ऊपर तुमने लगाया है। तो अगर डेली पे लगाएंगे, तो डेली मतलब 200 दिन का एवरेज प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल इंडिकेटर लगा के दिखा रहा हूँ, सेम यही मूविंग एवरेज। हमने एक लिया, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। दूसरा हमने क्या करा, यहाँ पर दूसरा डाला, इसकी वैल्यू हमने कर दी 150, ठीक है। इसका कलर हमने कर दिया ब्लू। तीसरे पर आते हैं हम, इसकी वैल्यू हमने कर दी 100, और यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज कर दिया ग्रीन। चौथे की वैल्यू हमने डाल दी 50, ठीक है, दिस वन। इसकी वैल्यू हमने डाल दी 50, और इसका कलर हमने कर दिया ऑरेंज। पांचवे की वैल्यू हमने डाल दी 20, और कम कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। और इसको हमने कर दिया कलर ब्लैक, ओके। अब पहली चीज हम यहाँ पर आते हैं, 200 दिन को के बाद अगर हम देखें, हमने बाकी सब हटा दिए, ठीक है।
अब हमारे पास 200 दिन की लाइन है और 150 दिन की लाइन है, ठीक है। तो ये 200 दिन का मूवी एवरेज की लाइन है और ये क्या नाम है, 200 दिन की लाइन है। ये 200 दिन की लाइन है, ये 150 दिन की लाइन है, दोनों से नीचे चल रहा है। उसके बाद अगर हम 100 दिन का मूवी एवरेज देखें, ये 100 दिन के मूवी एवरेज की लाइन है। और नीचे जाए हम, ये 50 दिन के मूवी एवरेज की लाइन है, ठीक है। अब हम देखें तो ये पिछले 50 दिन का जो एवरेज प्राइस निकल के आना चाहिए, उस प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसको ओपन करें तो ये हो गया पिछले 20 दिन का मूविंग एवरेज। तो ये जो स्टॉक है ये अभी पिछले 20 दिन के मूविंग एवरेज के प्राइस से भी नीचे चल रहा है। एक और लगा देते हैं बिल्कुल छोटा मूविंग एवरेज, 9 दिन का या 10 दिन का भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 दिन का है, 9 दिन का मूविंग एवरेज। तो 9 दिन का मतलब होता है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते। एक हफ्ते में 5 सेशन होते हैं, तो 9 दिन का लगाते हैं, कुछ लोग 10 दिन का लगाते हैं, ठीक है। तो 9 या 10 दिन का तुम यहाँ पर लगा सकते हो, एक और छोटा पीरियड जो है, ठीक है। तो इसको हम 9 या 10 दिन कर देते हैं, कुछ भी। ओके। तो अभी फिलहाल जो ये पिछले 9 दिन का जो एवरेज प्राइस होना चाहिए उससे भी नीचे चल रहा है। तो मतलब ये 200 दिन से भी गिरता हुआ आ रहा है, 50 दिन का भी प्राइस नीचे है, इसका भी नीचे है, उसका भी नीचे है, सारे प्राइस से ये नीचे चल रहा है। पिछले 5 दिन का देखें अगर हम इसको छोटा करके और 5 दिन लगा दें, तो 5 दिन के प्राइस से भी ये नीचे है। तो मतलब इसका प्राइस जो है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली कई दिनों से गिर रहा है। अब जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ काम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये 50 वाली लाइन में ओपन कर लेता हूँ और 200 वाली जो लाइन है उसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइम फ्रेम है, ओपन कर लिया मैंने, एक 50 दिन की लाइन और एक 200 दिन की लाइन। 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज। अब इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज किसी बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज को क्रॉस करे ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर, ठीक है। यहां पे देखो, ये ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। और यहां पर क्या है, ये सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो यहां पर इसने ये करा, क्रॉस ओवर करा और यहां पे एक सेल का सिग्नल जनरेट हुआ। जब कोई छोटे टाइम फ्रेम में छोटा मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम को नीचे से ऊपर की तरफ करे, उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। गोल्डन क्रॉस ओवर जो है वो हमें बाय का सिग्नल जनरेट कराता है, ठीक है। तो यहां पर देखो इसने जो है 50 दिन के लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करा था, तो यहाँ पे एक बाय का सिग्नल बना था और उसके बाद से फिर ये ऊपर जाने लगा था। तो जब नीचे से ऊपर हो उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं, ऊपर से नीचे हो तो उसको डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज को यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। तो कोई भी स्टॉक ऐसा हो जो 200 दिन के मूविंग एवरेज से अगर नीचे चल रहा हो, तो पहली कंडीशन तो ये, अगर कुछ लोग एक मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, 200 दिन के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, तो अगर नीचे चल रहा है तो उसको भी बाय नहीं करना, सेल करा जा सकता है, बाय नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह जब नीचे से ऊपर की तरफ आए, ऊपर क्लोजिंग दे दे इसके, तो इसको फिर बाय किया जा सकता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, किसी एक मूविंग एवरेज के ऊपर काम करो और जब उसके ऊपर नीचे जाए तो तुम सेल करो, ठीक है। इसी तरह 200 की जगह तुम चाहो तो 150 दिन का भी रख सकते हो, 150 का नहीं चाहो तो 100 दिन पे भी काम कर सकते हो, 100 दिन पे नहीं करना तो 50 दिन के मूविंग एवरेज पे भी काम कर सकते हो, जहां पर तुम्हें सुटेबल लगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम बता दिए मैंने, ठीक है। कुछ लोग 20 दिन के ऊपर भी काम करते हैं। अब अगर तुम्हें और छोटे टाइम फ्रेम में आना है, इंट्राडे करना है, तो तुम 15 मिनट का चार्ट लगा सकते हो, ठीक है। और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगेन कोई छोटा, जैसे ये 20 की लाइन है और ये 50 की लाइन है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी तुम दो अलग अलग मूविंग एवरेज को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो 9 दिन का हो गया यहाँ पर, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसको हमने कर दिया 20 की जगह 20 की रख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं, 21 या 20 कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 का मतलब होता है, देखो एक उसमें हफ्ते में 5 सेशन होते हैं और कभी कभी 31 का भी महीना महीना हो जाता है, तो 21 डेज होते हैं एक महीने के अंदर, ठीक है। तो एक महीने का मतलब होगा 21 सेशन, इसलिए हमने 21 का डेटा लिया मूविंग एवरेज का। और यहाँ पर हम डाल देते हैं 7 दिन का या फिर 9 दिन का। तो एक हफ्ते में उसका 21 का हाफ हो गया,
10 या फिर 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 दिन का मूविंग एवरेज हो गया और 21 दिन का मूविंग एवरेज हो गया। अब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, नीचे से ऊपर की तरफ करें तो हमें इसमें बाय करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ करें तो हमें सेल करना होता है। देखो यहाँ पर इसने ये बाय सिग्नल दिया इस जगह के ऊपर, तो इसको बाय किया जा सकता था, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली, जब ये, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग नहीं है, ये लैगिंग वाले हैं, तो जब मार्केट में साइडवेज मार्केट होती है तब ये अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पर इसने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसने ऊपर से नीचे की तरफ जब क्रॉस ओवर दिया तो यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से काम करा, यू कैन सी, यहाँ से गिरती चली गई। फिर यहाँ से इसने नीचे से ऊपर दिया, इस बार इसने थोड़ा बेटर काम किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने काम नहीं किया। तो जब मार्केट इस तरह से एक रेंज में है, आप देखो यहाँ पर, जो कल बताया था मैंने तुम्हें, कि मार्केट जब रेंज बाउंड हो जाती है, एक बॉक्स में ट्रेड करने लगती है, ठीक है, ये देखो, तो मार्केट एक रेंज में आ गई, ठीक है। और जब मार्केट इस तरह से एक रेंज में होती है, ठीक है, तो ये फिर ईएमए काम नहीं करते, ईएमए ऐसे में इतने अच्छे से काम नहीं करते, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे और कोई अच्छा सिग्नल नहीं देंगे। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, किसी एक तरफ ऊपर जाए या नीचे जाए, तब ये बहुत अच्छे सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये तुम कहीं भी लगा सकते हो, चाहे तुम निफ्टी पे लगाओ, चाहे तुम स्टॉक पर लगाओ, किसी भी उसको ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तुम इंट्राडे करना है तो तुम 9 और 21 ले सकते हो। लंबे टाइम के लिए अगर तुम्हें काम करना है तो फिर स्टॉक के ऊपर तुम 200 और 50 दिन के मूविंग एवरेज पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब जिस तरह मैंने मूविंग एवरेज यूज करा, उसी तरह हम चाहें तो ईएमए भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहो ईएमए पे काम करना, ईएमए पे काम कर सकते हो। एसएमए पे काम करना चाहते हो तो सिंपल है, कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। अलग अलग यूजर अलग अलग यूज करते हैं, कुछ लोग ईएमए पसंद करते हैं, कुछ लोग एसएमए पसंद करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज मैं तुम्हें इस पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर इन्फी वही चार्ट, यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक इंडिकेटर, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंटल, ठीक है। ठीक है, तो एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज जो है वो भी आप इस पर लगा सकते हो, ठीक है। अब ये आ गई, ये एक सिंगल लाइन आ गई कितने की, 9 ईएमए की, ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो इनपुट के हिसाब से 20 21 वॉट एवर जो भी तुम करना चाहो वो तुम कर सकते हो। और लाइन की विड्थ वगैरह बढ़ानी है वो यहाँ से बढ़ा सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये एक लाइन आ गई, ठीक है। अब ये लाइन हमें ये बता रही है कि इस लाइन के ऊपर जाए तो बाय करो, इसके नीचे आए तो तुम सेल कर सकते हो। इसी तरह ईएमए क्रॉस करके भी एक इंडिकेटर आता है, जिसके अंदर हम मल दो ईएमए को एक साथ लगा सकते हैं। ईएमए ट्रिपल ई में भी आता है, डबल ई में भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ कम्युनिटी वाले इंडिकेटर है, ठीक है, ये हमारे नहीं है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इंडिकेटर नहीं है, लोगों ने बनाए हैं कोडिंग वगैरह करके, ठीक है। तो ईएमए मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करके इस तरह से है। इसी तरह यहाँ पर हम जाते हैं तो ईएमए क्रॉस, ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा तुम्हें, ये इन्वेस्टिंग पे मिलेगा। तो ईएमए क्रॉस के अंदर क्या होता है दिखा रहा है, डबल ईएमए, ट्रिपल ईएमए और ईएमए क्रॉस। तो ईएमए क्रॉस भी तुम ले सकते हो, तो इसको हम सबको हटा देते हैं बाकी को, और ईएमए क्रॉस यहाँ पर, ठीक है। तो एक इंडिकेटर के अंदर दो अलग अलग मूविंग एवरेज का यहाँ पर ये दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट 9 और 26 ईएमए का ले रखा है, तो 9 दिन का मूविंग एवरेज और 26 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पर इसकी हम लाइन को बड़ा कर देते हैं और ये क्रॉसेस, ठीक है। तो जो छोटी वाली लाइन है वो 9 दिन की लाइन है, शॉर्ट वाली जो है वो, रेड वाली जो है वो 9 दिन की है, और लॉन्ग वाली लाइन जो 26 दिन की मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब ये दिखा रहा है क्रॉस, जब जब ये लाइन क्रॉस ओवर करे ऊपर से नीचे की तरफ, तो यू कैन सी यहाँ पर देखो, एक क्रॉस यहाँ पर बना, एक क्रॉस यहाँ पर बना,
एक क्रॉस यहाँ पर बना, एक क्रॉस यहाँ पर बना, एक क्रॉस यहाँ पर बना, यहाँ पर क्रॉस बना। तो जहां जहां क्रॉस बने वहां वहां पर इसने ये सिग्नल दिया कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। यहाँ इसने इंटरसेक्ट किया ऊपर से नीचे, ठीक है। लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट थी, इसने इतने अच्छे से काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर जस्ट नीचे गई थोड़ी सी और वापस से ऊपर आ गई, ठीक है। इसी तरह और आगे आते हैं, यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसने डाउनवर्ड क्रॉस ओवर दिया, दिस वन। तो यहाँ पर इसने ऊपर से नीचे क्रॉस किया, ये दिखा दिया इसने प्लस का साइन, क्रॉस का साइन, ठीक है। यहाँ पर इसने थोड़ा बेटर काम किया है, ठीक है। तो क्योंकि ये मार्केट रेंज बाउंड नहीं थी, हाई आर आई बनाने के बाद वापस से इसने नीचे आई, यहाँ पर इसने क्रॉस करा, तो यहाँ से यहाँ तक इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया। फिर नीचे आने के बाद धीरे धीरे ये प्राइस घूमना चालू हुआ और ये इसने नीचे से ऊपर की तरह क्रॉस ओवर किया, ठीक है। और छोटा सा, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया, छोटा सा मूव आया। और उसके बाद वापस से फिर मार्केट नीचे, इस बार अगेन जब नीचे आई तो इसने फिर बढ़िया टारगेट दिया, यहाँ तक का मूव आया। उसके बाद यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉपर क्रॉस ओवर आया भी नहीं, जस्ट छोटा सा लाइन पे इसने टच किया, टच एंड गो, ठीक है। और वापस से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो जब कोई अच्छा क्रॉस ओवर आए तब बाई किया जा सकता है। मान लो अगर इस पर एंट्री लेते तो इतना सही टारगेट हो सकता था, लेकिन निफ्टी के लिए इतने छोटे छोटे टारगेट भी अच्छे होते हैं। यहाँ पर क्रॉस ओवर अच्छा नहीं आया, ये वाला क्रॉस ओवर अच्छा है, ठीक है। नीचे से ऊपर का जो क्रॉस ओवर आया तो यहाँ से मार्केट अच्छी भागी ऊपर। अब इसको अगर तुम डेली के अलावा इंट्राडे में ट्राई करना चाहो तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें आज के ही डेट के अंदर, आज का जो सेशन था, तो सुबह पहले मार्केट जो थी वो ये रही, सुबह की पहली कैंडल, ठीक है। और उससे पहले मार्केट गिरती भी आ रही थी कई दिनों से, ठीक है। तो अगर हम डेली चार्ट पे देखें, अभी फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो आज के दिन एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है, बड़ी कैंडल बनी है, एंगल्फिंग कैंडल है ये, प्रॉपर इसने इसको एंगल्फ कर लिया, ठीक है। काफ़ी दिनों से, एक दो तीन चार, पिछले 4-5 दिन से तो गिरी रही थी। और वैसे ओवरऑल देखे तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही थी, ठीक है। 26,000 से 25,600 कुछ से बिल्कुल नीचे आ गई, 24,400 तक आई है, ठीक है। तो रिसेंटली लेकिन आज जो है ये पॉजिटिव प्लस में बंद हुई है। तो अगर हम 15 मिनट का चार्ट लगाएं यहाँ पर, और इस 15 मिनट के अंदर अगर हम देखें आज का सेशन जो था, ठीक है, तो आज जो है एक बड़ा अच्छा मूव आया है, यू कैन सी, ठीक है। ये रही फर्स्ट कैंडल 9:15 की, और उसके बाद से मार्केट जो है ऊपर ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्नल कब जनरेट हुआ, यहाँ पर हम देखें, इसको ऑन करें तो इस पॉइंट पे ऊपर इसने क्रॉस ओवर दिया। तो ये सुबह की कैंडल है 9:10, उसके बाद ये ऊपर गई, फिर यहाँ पर इसने इस लाइन को क्रॉस ओवर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस ओवर तो दिया, ठीक है। और यहाँ पर फिर वापस आई, इस लाइन को जस्ट टच किया और फिर टच करके वापस से ऊपर चली गई, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर बना था इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर हम देखें प्राइस तो यहाँ से भागना चालू हो गया, ठीक है। ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। तो जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ तब तक इसने क्रॉस ओवर नहीं दिया। तो अगर हम 15-15 मिनट की, 15 मिनट की, एक दो तीन चार पाँच छः, जब 5-6 कैंडल्स ने कंफर्मेशन दे दी, 5-6 कैंडल का प्राइस जो है वो इस 15-15 मिनट के 26 टाइम फ्रेम वाले उस पे पीरियड के ऊपर क्रॉस नहीं करा, तब तक उसने क्रॉस ओवर नहीं दिया। यहाँ पर इसने कह दिया कि ये जो है 26 पीरियड के आ, जो वो है ईएमए के प्राइस है, एवरेज प्राइस से ऊपर आ गया है। तो अब इसने एक बाय सिग्नल जनरेट करा, और इसके बाद फिर ये प्राइस वाइज देखो तो ये छोटा सा हैमर भी बना और यहाँ से ऊपर भाग गया, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव था, यहाँ पर एंट्री होती तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता, ठीक है। तो इसकी एंट्री जी कितनी, 24,432 से ये गया है 24,590, 600 तक गया है, 24,600, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल टाइम यहाँ पर इसने एंट्री दी थी, तो यहाँ पर इतनी अच्छी एंट्री नहीं थी, ठीक है। इस कैंडल पे एंट्री होने के बाद कुछ खास नहीं था, इतना मूव आता छोटा था, ठीक है। लेकिन निफ्टी के लिए इतना बड़ा मूव भी सही होता है, इतने मूव के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, 50 पॉइंट तक का मूव बहुत होता है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस हो रहा है तो देखो यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुई, पहले यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना,
फिर एक डोजी कैंडल बनी है छोटी माइनस वाली, ठीक है। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब एक दो तीन चार, जब प्राइस ने इस वाले बड़े टाइम फ्रेम वाले को क्रॉस ओवर करा नीचे की तरफ, तब यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो एंट्री इसके अंदर लेट होती है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सही टाइम पे तुम एंट्री ले लोगे तो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है इस केस के अंदर। बाकी क्योंकि ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है, तो अपने हिसाब से कोई भी दो टाइम फ्रेम तुम चूज कर सकते हो। जैसे हमने 9/26 का किया, तुम कोई और से पकड़ सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है हम थोड़ा बड़ा यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जहां पर जो इंडिकेटर सेटिंग तुम्हें सुटेबल लगे, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम के लिए लेकिन 50 और 200 वाली सही रहती है। छोटे के अंदर 5 और 9 का भी लगा सकते हो, 9 और 13 का भी लगा सकते हो, 9 और 21 का भी लगा सकते हो, या 9/26 का भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ईएमए पे भी काम कर सकते हो, एसएमए पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे दो मेन इंडिकेटर, ईएमए और एसएमए, ठीक है। बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम देखें वैसे बाकी और इंडिकेटर के अंदर आरएसआई भी आएगा। आरएसआई जो है वो लीडिंग इंडिकेटर के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो पढ़े ये मूविंग एवरेजेस पढ़े, जो कि आपके लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है। इसके अलावा और भी लैगिंग इंडिकेटर हैं। तो वो सारे जितने भी लैगिंग इंडिकेटर है वो इन्हीं एवरेजेस के ऊपर बेस्ड हैं। सिंपल मूविंग एवरेज और एसएमए का डेटा, ईएमए का डेटा, ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को कंबाइन करना है। इसके अलावा जो हमारे ये होंगे लीडिंग इंडिकेटर हैं, उसके अंदर आरएसआई सबसे अच्छा है। आरएसआई के अलावा स्टॉकेस्टिक होता है, वो भी अच्छा है। वो बिल्कुल आरएसआई जैसा है। तो उसको हम इंडिकेटर प्लस ऑस्किलेटर भी बोलते हैं। ऑस्किलेटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आरएसआई होगा हमारा लैगिंग वाले में, ओ लीडिंग वाले में आरएसआई, स्टॉकेस्टिक, रेट ऑफ चेंज, विलियम आर, ठीक है। ये मेन मेन है। इसमें आरएसआई सबसे अच्छा होता है, और स्टॉकेस्टिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है लीडिंग के अंदर भी और कुछ और इंडिकेटर बचे हैं, जैसे एमएसीडी बचा है, और भी कुछ और इंडिकेटर है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इनको तुम देख लेना, सारे जो इंडिकेटर्स बताए। बुक तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बुक से भी थोड़ा पढ़ लेना तो आइडिया मिल जाएगा। जी सर। बाकी जो है चार्ट के ऊपर, जैसे मैंने बताया, चार्ट के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट.com पर ज़्यादा मल्टीपल इंडिकेटर लगा सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर फ्री वाले अकाउंट के अंदर सिर्फ दो ही इंडिकेटर की लिमिट होती है, दो ही लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा ये वाली, इसको देख लेना। कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट ठीक है। क्लास में पूछ लेना, ठीक है। कल तो फ्री नहीं हो ना जी तुम? सर। परसों करोगे क्लास अब? हाँ, परसों। ठीक है, तो ठीक है, ओके चलो, जी ठीक है। ठीक है।